नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में चल रहा है यूनिट 4 यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, और ऑप्टिक्स के संबंध में मेरा 8 वीडियो आ चुका है, यानी 8 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देख लें। और आज हम लोग ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का भी दो ब्रांच है, आप जानते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग पहले कवर कर रहे हैं लोग रे ऑप्टिक्स को। और रे ऑप्टिक्स में कल के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन को, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। और आज पढ़ने वाले हैं लोग अपवर्तनांक को, यानी कि आज हम लोग जानेंगे लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या है, वह किस पर निर्भर करता है, वह कितने प्रकार का होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। दोस्तों, तो आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम अच्छे तरीका से समझ में आएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन को। आपको हम बताए थे कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात मुड़ जाता है, और इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। हम बताए थे कि यह दो तरह से हो सकता है, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करेगी तो दो स्थिति हो सकती है, या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, नहीं तो अभिलंब से दूर भागेगी। यह डिपेंड करता है कि प्रकाश के किरण किस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार के माध्यम में जा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको बताए थे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागेगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इन सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें, देखिए दोस्तों, कि ये प्रकाश की किरण तिरछी प्रवेश कर रही है, ये आपका विलंब है, ये समझ लीजिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये आपका सघन माध्यम है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो विलंब की ओर मुड़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ मुड़ गई, इसको जाना था ऐसे, लेकिन वह इस किरण की ओर मुड़ गई। तो दोस्तों, यहां से हम लोग पढ़ेंगे लोग प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण का मान निकालना। आपसे दे दिया जाए विचलन कोण का मान निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिए। देखिए, इस कोण को कहा जाता है आई, कल ये लोग पढ़े चलो। और इस कोण को कहा जाता है आर, इस कोण को कहा जाता है आर। और ये जो है यही है आपका विचलन कोण, इसको कहेंगे लोग विचलन कोण। प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण, और ये विचलन कोण इसको डी लिखा जाता है। तो डी निकलेगा कैसे दोस्तों? तो देखिए डी क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं, ये टोटल जो होगा, ये टोटल एंगल इस आई एंगल के बराबर होगा समूह कोण से। समूह कोण से ये दोनों एंगल आई के बराबर होगा। और ये जो है आपका आर है, तो ये कैसे निकलेगा? आई में से आर को घटा देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, एंगल आई माइनस एंगल आर, तो ये निकल जाता है आपका विचलन कोण। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण का मान पूछा जाए तो याद रखें D इक्वल टू, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे दिया जाएगा कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा? तो D इक्वल टू क्या होगा, एंगल I माइनस एंगल R, यानी कि एंगल 60 डिग्री माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वल टू में 30 डिग्री, विचलन कोण 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे विचलन कितना हो रहा है? तो यहाँ पे जो विचलन हो रहा है वह 30 डिग्री कोण, जो 30 डिग्री जो है वह विचलित हो जाती है, वह मुड़ जा रही है। दोस्तों, तो आप समझ लें विचलन कोण का मान आपसे पूछा जा सकता है, तो आप निकाल देंगे अपवर्तन से संबंधित। यह मेरा कल के वीडियो से संबंधित था। एक और पॉइंट है जो कल के वीडियो से संबंधित, आपको बता दें, आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इस बात को हम बता दिए हैं। दूसरा पॉइंट,
आपको ये याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य उसका बदल जाता है और आवृत्ति जो होती है वह नियत रहता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन में दिया रहेगा तो आवृत्ति जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, इसको एक याद रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, आज पढ़ने वाले हैं लोग अपवर्तनांक को। आज हम लोग का टॉपिक है दोस्तों अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानने वाले। देखिए तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बताते हैं आपको। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह किसी माध्यम का गुण होता है, किसी माध्यम का एक गुण है, किसी माध्यम का वह गुण जो उस माध्यम में प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को दिखाता है, उसे ही कहा जाता है अपवर्तनांक। इसका डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहा जाता है। दोस्तों फिर से एक बार, किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को ही कहा जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, और ये अपवर्तनांक जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि याद रखना है, अदिश राशि समझते हैं जिसमें कोई परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ आपको याद रखना है, इसका कोई विमा नहीं होता है, इसका कोई विमा नहीं होगा, तो कोई विमा नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। तो याद रखें यह विमाहीन मात्रकहीन राशि है और यह अदिश राशि है। और आगे जानते हैं लोग अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में। देखिए ये अपवर्तनांक जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये अपवर्तनांक जो है, ये अपवर्तनांक मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है अपेक्षित अपवर्तनांक, अपेक्षित अपवर्तनांक। तो एक हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा हो गया अपेक्षित अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों उसका स्पेलिंग होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है अपेक्षित अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना है आपको अपवर्तनांक दो तरह के होंगे, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है अपेक्षित अपवर्तनांक जिसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अब हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाला जाए, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाला जाए तो उसे कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। या आप कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। या जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे n से सूचित किया जाता है दोस्तों, और n इक्वल टू होता है आपका
फॉर्मूला C बाई V या C बाई CM भी लिखा जा सकता है, C बाई CM, जहां C समझिए ये जो C लिखे है ये C है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो कितना होता है दोस्तों, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और CM क्या है, तो जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं ना उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल किस माध्यम में, तो जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसे n = C/CM ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोस्तों तो आप समझ गए होंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यानी हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता होना चाहिए। अगर उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं कि उसका अपवर्तनांक क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमको निकालना है कि कांच में प्रकाश, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक हमको निकालना है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक व्हाट। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल पता होना चाहिए और हम जानते हैं क्या होता है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में तो ऑलरेडी जानते ही हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम निकाल सकते हैं कांच का अपवर्तनांक, क्या होगा, ये होगा आपका कांच का अपवर्तनांक = निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उस माध्यम में किसका, कांच का, कांच का अपवर्तनांक निकाले तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट गया 10⁸ कट गया, ये बच गया 3/2 और 3/2 का होता है 1.5। तो ये हो गया आपका कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, तो 1.5 होगा। इस तरह से आप किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और चूंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनिट जो था वो कट गया तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो याद रखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। दोस्तों हम आपको एक टेबल बना देंगे जिसमें विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक को नोट करेंगे, आप नोट कर लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं लोग। तो आप समझ लिए क्या होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले होंगे स्क्रीनशॉट, देखते हैं लोग आपने समझ लिया निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। देखिए दोस्तों अगर इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान दें n = C/CM, n = C/CM, तो C तो हर स्थिति में नियत रहेगा, नियत यही रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये नियत नहीं रहेगा, ये बदलते रहेगा। तो कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है माध्यम में प्रकाश की चाल के, माध्यम में प्रकाश की चाल के। यानी कि अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच रिलेशन पूछा जाए तो कहा जाएगा कि दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। इसका मतलब कि माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर अधिक है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपन गैस, वाटर और सॉलिड। जैसे गैस में बात करते हैं वायु ले लेते हैं, इसमें जल ले लेते हैं, और सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें कांच ले लेते हैं। देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है,
जल में प्रकाश की चाल जो होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल देखा जाए तो ये होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? वायु में है। तो सबसे अधिक वायु में है तो चाल के साथ अपूर्णांक का क्या रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। इसका मतलब हुआ वायु का अपूर्णांक जो होगा वह कम होगा। अपूर्णांक के बारे में ये चाल तो हो गया, ये प्रकाश की चाल हो गया, प्रकाश की चाल ये हो जाएगा। लेकिन अपूर्णांक क्या होगा? अपूर्णांक जो होगा वायु का अपूर्णांक कम होगा। देखिए ये इससे क्या है? कम है और इससे क्या है? ज्यादा। तो इसमें क्या होगा? देखिए अगर बात करते हैं लोग दोस्तों ऐसे प्रकाश की चाल के अनुसार देखा जाए तो वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है। कांच में जल की अपेक्षा कांच का प्रकाश का चाल और जल की अपेक्षा ये दोनों की तुलना किया जाए तो जल में ज्यादा है। यानी कि प्रकाश की चाल को देखा जाए तो कह सकते हैं कि ठोस में प्रकाश की चाल कम, उससे ज्यादा होता है द्रव में प्रकाश की चाल और उससे ज्यादा होता है गैस में प्रकाश की चाल। ये ना होता है ठोस में प्रकाश की चाल कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ये क्या है? प्रकाश का चाल। यह है प्रकाश की चाल, ठीक है। लेकिन अपूर्णांक की बात किया जाए तो अभी हमने बताया था कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसमें अपूर्णांक क्या होगा? कम होगा, उसका अपूर्णांक कम होगा। तो गैस में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो गैस में अपूर्णांक क्या होगा? सबसे कम होगा। और ठोस में प्रकाश की चाल कम है तो ठोस का अपूर्णांक क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। यानी अपूर्णांक को देखा जाए तो ठोस का अपूर्णांक ज्यादा, उससे कम होगा द्रव का अपूर्णांक और सबसे कम होगा गैस का अपूर्णांक। तो ये किसके लिए दिखाया गया है? अपूर्णांक। यह है आपका अपूर्णांक, याद रखें। अपूर्णांक के बाद अपूर्णांक के बारे में पूछा जाए तो कहेंगे कि ठोस का अपूर्णांक जो होता है ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो ठोस में प्रकाश की चाल कम, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। और आपसे पूछा जाए कि अपूर्णांक और प्रकाश की चाल के बीच क्या रिलेशन है तो आप कहेंगे कि अपूर्णांक जो होता है प्रकाश के साथ व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन रखता है। यानी कि जब प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो अपूर्णांक कम होगा, जब प्रकाश की चाल कम होगा तो अपूर्णांक ज्यादा होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों इस आधार पर तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है? हीरा का 2.42 और वायु का अपूर्णांक कितना होता है? 1.003 होता है। तो देखिए तो ये गैस है तो गैस का अपूर्णांक कम है, ये ठोस है तो इसका अपूर्णांक ज्यादा है कि नहीं? तो याद रखिए ठोस का अपूर्णांक ज्यादा, माने ठोस माध्यम का अपूर्णांक ज्यादा और गैसीय माध्यम का अपूर्णांक कम होता है। तो आपने ये समझ लिया क्या होता है, स्क्रीनशॉट भी ले लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अपेक्षिक अपूर्णांक तो आपने समझा, अब आते निरपेक्ष अपूर्णांक आपने समझा। निरपेक्ष अपूर्णांक क्या है ये समझ लिए। अगला पॉइंट आता है हम लोग का। अगले पॉइंट पर चलने से पहले एक और यहाँ पर जुड़ा हुआ पॉइंट है वो आपको हम समझा दें। दोस्तों आपको कल बताया गया था सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम हम बताए थे कि सघन माध्यम में जो होता है प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग वह क्या होता है? अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। और अभी बताएं कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा उसका अपूर्णांक कम होगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसका अपूर्णांक अधिक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सघन माध्यम का अपूर्णांक सघन माध्यम का अपूर्णांक देखिए प्रकाश की चाल कम है ना तो सघन माध्यम का अपूर्णांक क्या होगा? अधिक होगा। और विरल माध्यम का अपूर्णांक क्या होगा? कम होगा। याद रखिए दोस्तों जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हैगा उस माध्यम का अपूर्णांक कम होगा और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा
उसमें अपवर्तनांक अधिक होगा। तो आप कहेंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। दोस्तों ये पॉइंट याद रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं लोग। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक, आप पढ़ेंगे लोग अपेक्षित अपवर्तनांक। अपेक्षित अपवर्तनांक, ये अपेक्षित, रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपेक्षित अपवर्तनांक। कहता है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष में निकाला जाता है तो ऐसे अपवर्तनांक को कहा जाता है अपेक्षित अपवर्तनांक। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष में निकालेंगे तो इसे कहा जाता है अपेक्षित अपवर्तनांक। जैसे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 हो, तो अपेक्षित अपवर्तनांक को लिखा जाता है n21 और n21 को लिखा जाता है n2/n1। यानी आपसे कहा जाए कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, तो n2/n1। जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसको नीचे लिखना है, जिसके सापेक्ष कहा जाएगा दोस्तों उसको नीचे लिखना है और जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है। जैसे आप हम बोले कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे यहाँ पर, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के सापेक्ष, जल के अपवर्तनांक के सापेक्ष, तो क्या होगा, देखिए किसके सापेक्ष निकलना है, तो जल के अपवर्तनांक के सापेक्ष। तो क्या करेंगे आप, कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे ऊपर, कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे ऊपर और बाटा नीचे लिखेंगे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। देखिए एक इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर, जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको दे दे जल का अपवर्तनांक दिया है कि जल का अपवर्तनांक जो है 4/3 है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जो है दोस्तों 3/2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है कि जल का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2 और आपसे पूछ दे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो क्या होगा दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक निकालना है जल के सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष, जल के, तो जल वाला नीचे और कांच वाला ऊपर, तो कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 बटा जल के सापेक्ष निकालना है तो जल का नीचे आ जाएगा 4/3। अब जानते हैं ये ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 3 से गुना होगा 9, 4 में 2 से गुना होगा तो 8। ये हो गया दोस्तों कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। और यही क्वेश्चन आपको दिया रहता, यही क्वेश्चन मान लीजिए दिया होता कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष, कांच के, तो कांच वाला नीचे और जल वाला ऊपर,
कि क्या होता, लिखते हैं कि जल का अपवर्तनांक बटा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यह क्या होगा, तो जल का अपवर्तनांक कितना है, देखिए जल का अपवर्तनांक है 4/3, कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर और ये इसके साथ, तो ये जाएगा तो 8 और ये जाएगा तो 9, यानी कि 8/9। तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर एक ही चीज है और यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट को समझना है कि जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसका अपवर्तनांक नीचे लिखना है हमेशा, ठीक है। और अपेक्षित अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट किया जाता है, अपेक्षित अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो आपको कहीं लिखा रहता है म्यू टू 1, तो क्या हो जाएगा म्यू टू 1 का क्या हो जाएगा, म्यू टू 1 का मतलब हो गया म्यू 2 बटा म्यू 1, जैसे आपको लिखा है ना n21 का मतलब क्या होगा n2 बटा n1, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखें और इसका ले लें स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, ये इधर हो जाएगा, ये 1 होगा यहाँ 2 होगा, तो ये होगा म्यू 2 बटा म्यू 1, तो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का है ये आप जान गए अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होगा। अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए n1 जब निकालेंगे, n1 यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा c बटा, ये हो जाएगा c बटा c1, जहां c जो है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल और c1 जो है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। इसी तरह हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालते हैं तो यह हो जाएगा c बटा c2, c बटा c2। तो जब हम निकालेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी n2 बटा n1 तो क्या हो जाएगा, देखिए n2 का मान कितना है, देखिए तो n2 का मान है c बटा c2 और n1 का मान क्या है c बटा c1, c बटा c1। देखिए सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है और यह इसके साथ जाता है, तो n2 बटा n1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए c इंटू c1 बटा ये क्या हो जाएगा c2 इंटू c, तो c से c कैंसिल, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाता है n2 बटा n1 इक्वल टू c1 बटा c2। ध्यान रखें, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, ये है आपके अगर दो माध्यम है और दोनों माध्यम में प्रकाश का चाल और उन दोनों माध्यम में अपवर्तनांक के बीच रिलेशन, जैसे दो माध्यम, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल c1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c2 है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। ये हो गया आपका। देखिए अब आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आप आ सकता है, अगर देखिए चार चीज है यहाँ पर, दो है माध्यम में अपवर्तनांक और दो है प्रकाश में चाल। अगर आपको दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दिया है और एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप इससे निकाल सकते हैं इस पॉइंट से, या इससे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इससे जुड़ा हुआ ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको देगा कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात क्या है, दो माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात आपको दे दिया कि 3:2 है, तो उसमें प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा, उसमें प्रकाश की चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा दोस्तों, उल्टा कर देना है, उल्टा अपोजिट। जैसे देखिए ये जितना है उसका उल्टा इधर हो जा रहा है कि नहीं, माध्यम में अगर आपको दे दिया है अनुपात, दे दिया है दो माध्यमों का अपवर्तनांक दिया है
3:2 और उसमें पूछ रहा है प्रकाश की चाल का अनुपात, तो उसको उल्टा कर दीजिए। प्रकाश की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। इसको आपको उल्टा कर देना है। ये दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, एक इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं या एक उस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि माध्यम का पूर्णांक जो होता है वह प्रकाश के चाल, ये दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वह व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। इसलिए आप यहाँ से पूछा जाए और पूर्णांक का अनुपात दिया है तो प्रकाश की चाल का अनुपात ये हो जाएगा। अगर 3 माध्यम में दिया होगा तो जैसे मान लीजिए 3 माध्यम में दिया है, 3 माध्यम में प्रकाश की चाल अनुपात दिया है, मान लीजिए 1:2:3, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रकाश की चाल दे दिया है और आपसे पूछ रहा है अपूर्णांक का अनुपात, अपूर्णांक का अनुपात, तो क्या करेंगे? ऑपोजिट करेंगे, 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 6, 6 से सब में गुना कर दीजिए, तो 1:6 रेशियो 1:2, 1/2 × 6 रेशियो 1/3 × 6 रेशियो, ये तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 6:3:2 हो जाएगा उसके अपूर्णांक का। तो याद रखें कि अगर अपूर्णांक का अनुपात दिया है तो चाल का अनुपात निकालने के लिए उसको उल्टा कर देना है, और चाल का अनुपात दिया है तो अपूर्णांक का अनुपात निकालने के लिए उसको उल्टा कर देना है। ये आप समझ लिए। इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। देखते हैं हम दोस्तों और क्या। दोस्तों यहाँ पे देखना है, अगर आपको दिया है μ1 1 2, इसका मतलब क्या हुआ? μ2/μ1, यानी माध्यम 2 का अपूर्णांक बटा माध्यम 1 का अपूर्णांक। माध्यम देखिए अपूर्णांक को म्यू से और एन से भी सूचित किया जाता है, तो कहीं म्यू या कहीं एन भी मिलेगा। ये हो गया। अगर लिखा है μ2 1, इसका मतलब क्या हुआ? μ1/μ2, इसका मतलब हुआ कि माध्यम 1 का अपूर्णांक माध्यम 2 के सापेक्ष, इसका मतलब हुआ माध्यम 2 का अपूर्णांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो यहां से देखिए μ12 × μ2 1 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आता है? तो देखिए ध्यान दीजिए क्या आएगा। इसका मान कितना है? देखिए इसका मान क्या दिया है? इसका मान देखिए वहां पर दिया गया है μ2/μ1, इसका मान क्या दिया गया है? μ1/μ2। इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो μ12 × μ21 = होता है 1। ये भी एक याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। याद देखिए इसको यहां से याद करिएगा तो ये होता है c/, ये आपका हो जाएगा c1/c2 इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा c2/c1। उल्टा होगा दोस्तों, उसको उल्टा याद करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपूर्णांक से जुड़े हुए, इसको याद कर लीजिए, सीधा सीधा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यह अपूर्णांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। और ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिए अपूर्णांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह है आपका अपूर्णांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए तो सबसे पहला चीज होता है ताप पर। अपूर्णांक ताप पर निर्भर करता है। ताप के साथ कैसा निर्भर करता है? तो देखिए ताप के साथ इसका रिलेशन होता है व्युत्क्रमाणु का। अगर ताप बढ़ेगा तो अपूर्णांक घटेगा, ये याद रखना है कि ताप बढ़ेगा तो अपूर्णांक घटेगा। दूसरा चीज ये आपका है माध्यम के प्रकृति पर, माध्यम के प्रकृति पर, यानी अलग अलग माध्यमों का अपूर्णांक अलग अलग होता है, ये तो जानते हैं। तीसरा है प्रकाश के रंग पर, या कह सकते हैं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। देखिए कैसे? तो जिस तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो
अपूर्णांक जो है वह घटता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य के साथ जो इसका रिलेशन होता है अपूर्णांक का वह व्युत्क्रमानुपाती का होता है। यानी कि देखिए तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपूर्णांक घटेगा। यानी देखिए आपको पता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक, और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम। तो देखिए अभी बताएं कि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपूर्णांक घटेगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका अपूर्णांक क्या होगा, इसका अपूर्णांक कम होगा, इसका अपूर्णांक कम होगा। और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका अपूर्णांक क्या होगा, अधिक होगा। दोस्तों इसका अपूर्णांक क्या होगा, अधिक होगा। तो याद रखिए जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है उसका अपूर्णांक कम, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम है उसका अपूर्णांक अधिक। यानी बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है और लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान, लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है तो अपूर्णांक का मान कम होगा, और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है तो अपूर्णांक अधिक होगा। जैसे आप बस दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स अभी बाकी रह चुके हैं, उस पॉइंट को भी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों तो कल के मेरे क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं आशुतोष कुमार, नीतीश कुमार, सौरभ कुमार। आपको पता है कल हमने क्वेश्चन किया था कि गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, तो -20 सेंटीमीटर। तीनों लोग ने दिया सही जवाब। और आज का मेरा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी सिंपल है दोस्तों, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आप आसानी से बताएंगे। और क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। सिंपल क्वेश्चन, एक बार दोहरा देते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। तब तक मिलते हैं लोग एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।